हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैब का सेशन है आज आपका, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स आपके देखेंगे और मैं आपको केमिस्ट्री के जो भी आपके प्रैक्टिकल बनेंगे, 8th तक तो आप नेचुरल साइंस पढ़ते थे पूरी, 9th से आपका थोड़ा डिवीजन हो जाता है, अलग अलग ब्रांचेस आपको मिलती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के जितने प्रैक्टिकल्स आपके होंगे वो मैं आपको कराऊंगी। आज के सेशन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे लैब का, लैब कैसी होती है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कॉमन ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को वहां पर मिलते हैं, प्रिकॉशंस आप क्या क्या लेंगे जब आप किसी लैब में जाएंगे, और इसके अलावा क्या क्या प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो आप आज इंट्रोडक्शन टू बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे और लैब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको साइंस के बारे में बताया, तो साइंस के आपके अलग अलग लैब्स होती हैं। ठीक है, फिजिक्स की अलग होगी, बायोलॉजी की आपकी अलग लैब होगी, केमिस्ट्री की आपकी अलग लैब होगी। ठीक है, तो ये फिजिक्स की लैब है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिजिक्स की लैब होती है। बैठने के लिए भी आपको प्रॉपर मिलती है जगह। ठीक है, किसी किसी प्रैक्टिकल में हो सकता है कि आपको खड़े होकर प्रैक्टिकल करना पड़े, लेकिन आपका सिटिंग होता है वहां पर प्रॉपर। और देखो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर रखे गए हैं, जो भी आपका फिजिक्स में प्रैक्टिकल आएगा वो आपको इस लैब में परफॉर्म करना होता है। ओके, ये आपकी बायोलॉजी की लैब है। यहाँ पर देखो माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, स्पेसिमेन से आपके मॉडल रखे हुए हैं अलग अलग। तो इन सबका आपको क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है, स्टडी करनी होती है, प्रैक्टिकल इसी में आप परफॉर्म करते हैं। इस प्रकार की कुछ लैब होती हैं। इसके अलावा थर्ड आपका है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की लैब कुछ इस तरह से होती है। सामने आपको एक स्लैब मिलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, और सामने आपको जो कबर्ड्स दिख रहे हैं उनमें अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स रखे होते हैं। रिएजेंट्स के अलावा कुछ ग्लासवेयर्स भी रखे होते हैं। जो चीजें कॉमन होती हैं मोस्टली आपकी प्रैक्टिकल्स में आप लोग जिनका यूज करेंगे वो आपको यहाँ पर रखी हुई मिलती हैं। इसके अलावा अलग अलग चैम्बर्स होते हैं आपकी लैब में, अलग अलग आप वो देखते हैं जैसे कबर्ड्स वगैरह होती हैं, तो अलग अलग कबर्ड्स में अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स वहां पर रखे जाते हैं। ओके, तो ये सब आपको पहले ही बेसिक आइडिया लेना होता है लैब का कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ताकि बाद में लैब में आप आराम से शांति से अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। ठीक है, जब भी देखो लैब में जाओ, लैब में काम करो, कोई भी लैब हो, किसी भी सब्जेक्ट की लैब हो आपकी, आपको वहां पर बिल्कुल डिसिप्लिन होना होता है। और केमिस्ट्री की लैब में तो खासकर ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पर होते हैं, कोई भी केमिकल कहीं पर भी गिर सकता है, और किसी भी केमिकल के साथ कुछ भी रिएक्शन हो सकती है। आपको नहीं पता है कि वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होके शांति से काम करना होता है। ओके, तो इस तरह की लैब होती है। आपको यहाँ पर एक साइड में वॉश बेसिन दिख रहे होंगे, तो इसी प्रकार की आपके स्लैब के जहाँ पर एक कोई बच्चा काम करेगा उसके बगल में, या एक ग्रुप कोई काम कर रहा है उसके बगल में उसका वॉश बेसिन होता है, तो उसको वही यूज करना होता है वॉशिंग के लिए। ठीक है, कितने सारे वॉशिंग का काम होता है आपका, तो वो आपको इन्हीं में करना होता है। ठीक है ना। चलिए, अब रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है ये एक वर्कशॉप है, आपकी वर्क प्लेस है, जिसमें कोई भी केमिस्ट हो गया यानी रसायनज्ञ हो गया, या फिर कोई भी स्टूडेंट है वो अपना काम करता है। जो चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी, मैम हमने तो थ्योरी में क्या पढ़ा था? थ्योरी में हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो भाप में बदल रहा है, बर्फ जो है वो पानी में बदल रही है। आपने हमें बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी भाप में बदल रहा है। आपने हमें बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम रहा है, और वहां पर पानी जमी हुई अवस्था में भी है, पानी के द्रव अवस्था में भी है। तो ये हम यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या सही में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ छात्र क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों की तैयारी करते हैं। तैयारी यानी बनाते हैं उनको, और उनकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आप। इसके अलावा आप लोग उनको जो जितने भी सब्सटेंस है उनका एस्टिमेशन भी करेंगे। ओके,
प्रयोग शुरू करने से पहले, कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करेंगे उससे पहले एक छात्र को यह पता होना चाहिए कि दिए गए प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण कहाँ से मिलेगा। इसीलिए आपको लैब का एक जनरल आइडिया दे दिया गया है कि कौन सी चीज आपको कहाँ से मिलेगी। ओके, और कौन सा रसायन आपका कहाँ पर होगा, कौन सा केमिकल कहाँ पर है, ये भी आपको पहले से पता होता है। ऐसे नहीं कि वहां जाके सारे केमिकल्स एक एक करके खोल दिए, ऐसा नहीं करना होता है। आपको बाहर भी आपके जो लैब्स होंगी वहां अलमीरा लगी होगी, कोई कबर्ड होगा, उसके बाहर पूरे आपके रिएजेंट्स के नाम, केमिकल्स के नाम लिखे गए होंगे कि इस वाली अलमीरा में सिर्फ ये केमिकल्स हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको सुविधा हो जाती है। तो आपकी बहुत सारी सावधानियां होती हैं जो आपको बरतनी होती हैं जब आप लैब में जाते हैं। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है, तो ये 4 चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट में आती हैं, जिनमें मास्क आपके पास होना चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए, लैब कोट या एप्रन आपके पास होना चाहिए। ओके, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ग्लव्स हैं कि ग्लव्स आपके पास होने ही चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस भी होने चाहिए। फेस मास्क तो आपके पास आजकल होता ही है सभी के पास। ओके, फेस मास्क क्या करेगा, जितनी भी फ्यूम्स बन रही हैं, अलग अलग प्रकार की स्मेल्स आएंगी तो उनको आपको इनहेल करने से बचाएगा, आप सांस के साथ उनको नहीं लेंगे। दूसरा, ग्लव्स क्या करेंगे, आपके हाथों को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि केमिकल आपके हाथ पे, स्किन में कहीं पर भी गिर सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स पहनना जरूरी है। सेफ्टी ग्लासेस, आंखें क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं, तो उनको किसी भी तरह से गलत उनके साथ, मतलब आंखों में आपका कोई केमिकल ना चला जाए, किसी प्रकार की फ्यूम्स ना उड़े या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि आंखों को नुकसान हो, तो उसके लिए सेफ्टी ग्लासेस होना चाहिए। ओके, लैब कोट या एप्रन क्या करता है, आपकी यूनिफॉर्म जो होगी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, इसके अलावा हम कॉमन अपरेटस की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको आपका बीकर कहते हैं, जो कि आपको अलग अलग साइज में मिलेगा और इसमें आप लोग लिक्विड को रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा लैब्स में, इसको क्या कहा जाता है, इसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, यानी परख नली। इसमें आप टेस्ट लगाते हैं। ओके, ये भी आपको अलग अलग साइजेस में मिलेगा। देन ये आपका क्या हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया। ओके, शंक्वाकार फ्लास्क भी इसको कहा जाता है, ये भी अलग अलग साइजेस में मिलता है। टाइट्रेशन जितने भी आप करेंगे वॉल्यूमेट्रिक, उनमें ये उपयोग में आता है। ओके, ये आपकी क्या है, फनल, कीप जिसे कहा जाता है। ओके, इसका प्रयोग करके आप लोग फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। जितना भी आपको 10 ml, 5 ml, 50 ml, 20 ml कहा जाता है ना, वो सब आप किससे लेंगे, इस मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके लेंगे, यानी इससे नापेंगे आप। जैसे दूध वाले के पास लीटर होता है ना, लीटर भर के वो फिर दूध निकालता है, उसी प्रकार आपको लैब में मेजरिंग सिलेंडर मिलता है जिससे आपको मेजर करना होता है, और फिर आप क्या करेंगे, उससे मेजरिंग सिलेंडर का प्रयोग करके कोई भी केमिकल को या कोई भी आपका लिक्विड है उसको मेजर करेंगे। ओके, देन ये 2 और ग्लासवेयर्स हैं, जिसमें से एक आपका है ग्लास रॉड, पहला वाला, और दूसरा आपकी चाइना डिश है। ओके, ग्लास रॉड का उपयोग किया जाता है, किसी भी चीज को स्टर करना होता है ना, जिसे आप लोग घुमाते हैं, हिलाते हैं, तो ग्लास रॉड से हिलाएंगे। इसके अलावा चाइना डिश का काम क्या है, किसी भी चीज को गर्म करना है, हीट करना है, कॉन्सेंट्रेट उसे बनाना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, चाइना डिश का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके अलावा एक लिक्विड को दूसरे किसी वेसल में ट्रांसफर करना है तो उसमें भी आपका ग्लास रॉड हेल्प करती है, या फनल में किसी को डालना है तो उसमें भी हेल्प करेगी। ये वायर गॉज हो गई, तार की जाली, इसका प्रयोग क्या है, किसी भी वेसल को आप डायरेक्ट हीट नहीं करोगे, फ्लेम में डायरेक्ट नहीं रखोगे, पहले ये ट्राइपॉड जो स्टैंड है इसको रखेंगे, इसके ऊपर आप इस तार की जाली को फिक्स करोगे, देन उसके ऊपर आप बीकर या जो भी आपका ग्लासवेयर है उसको रखेंगे। ओके, तो ये तार की जाली एंड ट्राइपॉड स्टैंड है सेकेंड, यानी त्रिपात स्तंभ जिसको कहा जाता है। ट्राई मतलब 3 होता है, केमिस्ट्री में ट्राई का अर्थ 3 से लिया जाता है, त्रिपाद यानी कि 3 इसके पैर होते हैं। ओके, ये बंसन बर्नर है, इस प्रकार का बर्नर आपको लैब में देखने को मिलेगा। स्पिरिट लैम्प भी आपको मिल सकती है लैब में देखने को। तो बंसन बर्नर में आपके इतने सारे पार्ट्स ये दिखाए गए हैं, यहाँ से आपका गैस सोर्स होता है, यानी जो गैस का कनेक्शन होगा वो यहाँ से दिया गया होगा आपको। ये आपकी स्टॉप कॉक हो गई, नोब जिसे आप कहते हैं, जिसको आप घुमाएंगे तो उससे ये ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर आप माचिस या लाइटर किसी की भी हेल्प से जैसी गैस पास होगी, जैसे घर में गैस जलाते हैं ना हम लोग, वैसा ही है सेम, बस आपको ऐसे वर्टिकल में दिख रहा है, इसका जो फ्लेम जाएगी वो ऊपर को जाएगी। ओके, यहाँ पर ये कॉलर होते हैं, तो यहाँ से आप इनको घुमा करके, होल्स होते हैं बेसिकली, तो उन होल को आप कम ज्यादा करके क्या कर सकते हैं, फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके,
यानी ज्वाला आपको कम चाहिए, कौन से टाइप के आपको फ्लेम चाहिए, वो आप इन होल की हेल्प से कर देते हैं। ओके, ये आपका पहला वाला जो पिक्चर है वो वॉश बॉटल्स का है। वॉश बॉटल का जिसे नाम है वॉश, तो वॉश यानी वॉशिंग, वॉशिंग में ये काम में आता है। ओके, तो अलग अलग साइजेस में मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको एक फाइन स्ट्रीम चाहिए वाटर की, एक धारा के साथ पानी चाहिए कि धार के साथ निकले, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका ड्रॉपर है। ऐसी ड्रॉपर आपने कई सारी दवाइयों के साथ भी देखा होगा कि उनके साथ ड्रॉपर आता है। ड्रॉप वाइज कोई अगर दवाई डालनी है तो उसमें ड्रॉपर दिया जाता है। तो अगर आपको कोई केमिकल ड्रॉप वाइज बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है तो उसके लिए ड्रॉपर का यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा ये आपके पिपेट्स हैं। पिपेट्स का यूज आपके पास अभी नहीं होगा, पर हायर क्लासेस में आप पिपेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आप किसी लिक्विड को फिल करेंगे, मेजर करेंगे। देखो, इससे आप शक करके, मुंह से आप शक करते हैं लिक्विड को, इस साइड से यहाँ पर आप मुंह से शक करेंगे, इधर से लिक्विड ऊपर को जाएगा और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आप ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरह का कोई भी वॉल्व लगा करके इससे लिक्विड इसमें भर सकते हैं। ओके, ये आपकी पिपेट हो गई। इसके अलावा ये ब्रशेस हैं। ब्रशेस का आपको पता है ये यूज क्या होता है, वॉशिंग में यूज में आएंगे। किसी भी चीज को साफ करना है उसके लिए ब्रशेस का यूज किया जाता है। तो अलग अलग साइज के ब्रशेस दिख रहे हैं, यानी अलग अलग ग्लासवेयर को वॉश करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ओके, देन ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट का उपयोग आपका टाइट्रेशन में किया जाता है। इसमें लिक्विड डाला जाता है और यहाँ से धीरे से ड्रॉप वाइज लिक्विड को नीचे गिराया जाता है। ओके, ये आपका टोंग है। कोई भी गर्म चीज है तो उसको इस पेयर ऑफ टोंग से पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही टोंग हमारे किचन में भी होता है। ये स्पैचुला हो गई। जैसे स्पून होता है ना किचन में, स्पून का काम क्या होता है, किसी चीज को निकालने का, उसी तरह से स्पैचुला का काम भी क्या होता है, कोई भी आपका सॉल्ट है, कोई केमिकल है, उसको निकालना है तो स्पैचुला की हेल्प से आप लोग निकालते हैं। ओके, तो क्या कहा जाता है, इसको स्पैचुला कहा जाता है। ओके, ये आपका फिल्टर पेपर है। फिल्ट्रेशन का काम जितना भी होगा इस फिल्टर पेपर की हेल्प से होगा। इसके अलावा एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस टेस्ट लगाने के लिए इस प्रकार का पेपर मिलेगा आपको। ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये केमिकल बैलेंस इसको कहा जाता है, बैलेंस करने के काम आता है। ये आपके डेसिमल के 4th प्लेस तक आपको एक्यूरेट वेट बता देता है, किसी भी चीज का मास बता देता है। ये डिजिटल बैलेंस है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा। जितना भी केमिकल जहां पर लिखा जाएगा ना इतने ग्राम आपको लेना है, तो वो इस डिजिटल बैलेंस में आप यहाँ पर रखेंगे। टेयर का बटन होगा यहाँ पर, उसको दबाएंगे तो यहाँ पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आप जब इसमें केमिकल रखोगे तो केमिकल रखने पर ये यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाता जाएगा कि कितने ग्राम में ये आएगा। ओके, वाटर बाथ, ये हीटिंग का काम करता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, जैसे नाम में इसका वाटर बाथ, वो पानी गर्म होता है, उसकी भाप बनती है और फिर यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे लिड जैसे ढक्कन, इनको आप हटा लेंगे और अपना बीकर या फिर कोनिकल फ्लास्क, कुछ भी जिसमें आपको हीट करना है, उसको यहाँ पर लगा देंगे। या आरबी फ्लास्क आपके जो आते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदे के फ्लास्क जिनको कहा जाता है, वो आप यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद वो स्टीम से आपका वेसल गर्म होगा, बीकर गर्म होगा, फिर बीकर के अंदर जो लिक्विड रखा गया है वो गर्म होगा। ये हॉट एयर अवन है। अवन का काम क्या होता है, अवन में गर्म हवा आती है ना आपकी, तो ड्राइंग में, बेकिंग में, बहुत सारी चीजों में ये काम में आता है। ओके, स्टरलाइज करने में। ये सैंड बाथ है, वाटर बाथ की तरह। इसमें सैंड रखी जाती है, सैंड गर्म होगी, वेसल गर्म होगा, उसके बाद उसके अंदर रखा हुआ केमिकल भी गर्म हो जाएगा। ये हॉट प्लेट है, ये हॉट होती है और इसमें जितना भी आप कोई भी वेसल रखेंगे वो भी गर्म होगा। तो हीटिंग के लिए ये काम में आ रहे हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस है। यहाँ पर एक होल होता है जिसके अंदर आप कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ट्यूब के अंदर आप केमिकल डालेंगे जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। यहाँ आप थर्मामीटर लगा देंगे जो टेम्परेचर बताता रहेगा अंदर का, और यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही आपका मेल्ट होना स्टार्ट करेगा सब्सटेंस, आप टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ओके, ये मैग्नेटिक स्टीरर है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये घूमता है और स्टीयरिंग का काम करता है। ओके, सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको। ऑलवेज यूज एन एप्रन एंड आई प्रोटेक्टर एंड हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग इन दी केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ओके, जब भी आप रसायन की प्रयोगशाला में काम करेंगे तो जो मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बताई थी वो चीजें आपको यूज करनी है। डू नॉट टच एनी केमिकल विद हैंड एज सम ऑफ देम मे बी कोरोसिव। ओके, किसी भी केमिकल को आप बेयर हैंड टच नहीं करेंगे, यानी अपने हाथों से, जब आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो एक तो आपको किसी भी केमिकल को ऐसे ही टच नहीं करना है जो आपको उपयोग में नहीं है।
ठीक है ना, जब तक आपको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक आपको टीचर बताएंगे नहीं कि हाँ ये वाला केमिकल यूज करना है। ओके, एंड एज सम ऑफ देम मे बी कोरोसिव, क्योंकि उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, कोरोसिव नेचर के हो सकते हैं। कोरोसिव नेचर क्या होता है, स्किन को खराब कर देता है। कोरोजन, संक्षारण पढ़ते थे ना आप लोग कि जैसे लोहा होता है उसमें संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाती है, कोई भी मेटल आपका संक्षारित हो जाता है। उसी प्रकार से एसिड्स का या कुछ केमिकल का नेचर कोरोसिव नेचर होता है, वो कहीं पर गिरते हैं तो उस चीज को खराब कर देते हैं। सो बिफोर यूजिंग एनी रिएजेंट और अ केमिकल, रीड द लेबल ऑन द बॉटल केयरफुली, नेवर यूज अनलेबल्ड रिएजेंट। ओके, हमेशा जब भी आप किसी केमिकल को यूज कर रहे हो ना तो उसमें लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग क्या होती है, जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना, उसके ब्रांड का नेम लिखा होता है, क्या क्या उसमें केमिकल्स हैं, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे होते हैं, उनकी मात्रा लिखी हुई होती है, उनका प्राइस लिखा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ लिखा हुआ होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार केमिकल्स में भी लेबलिंग हुई होती है कि क्या केमिकल है, कितना डेंसिटी है, कितना मेल्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, वो सब लिखा गया होता है। तो जिनमें ये सब नहीं लिखा गया है, यानी लेबल नहीं है जिस बॉटल में, जिस आपके बॉक्स में, उससे आप केमिकल नहीं लेंगे। ओके, देन डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द रिएजेंट बॉटल। रिएजेंट बॉटल जो आपकी होंगी उनमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं डालोगे। ओके, एंड डू नॉट ब्रिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड्स सच एज अल्कोहल, ईथर नियर द फ्लेम। ओके, कोई भी जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स है यानी ज्वलनशील कोई भी द्रव है उसको आप क्या नहीं करोगे बच्चे, उसको आप फ्लेम के नजदीक यानी ज्वाला के नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्वलनशील प्रकृति का है, जल जाएगा। अल्कोहल क्या होता है, आग पकड़ लेता है, ईथर भी आपका आग पकड़ लेता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, फ्लेम का यूज भी कर रहे हो, अल्कोहल का भी यूज कर रहे हो या फ्लेम का यूज कर रहे हो, तो उसके आसपास अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ईथर नहीं होना चाहिए, या इसके अलावा कोई भी इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं तो वो उसके आसपास नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये सावधानियां हैं जिनको लैब में जाने से पहले आपको बरतनी है। ओके, ऑलवेज पोर एसिड इनटू वाटर फॉर डाइल्यूशन, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। कभी भी एसिड को वाटर में नहीं डालोगे, यानी अम्ल को जल में नहीं डालेंगे। हमेशा क्या करेंगे आपका, हम कभी भी आप वाटर को एसिड में नहीं डालोगे। हमेशा आप क्या करोगे, एसिड को ड्रॉप वाइज आप वाटर में डालेंगे। ठीक है, वाटर ले लेंगे, उसके बाद उसका अगर एसिड का डाइल्यूशन करना है तो एसिड आप ड्रॉप वाइज वाटर में ऐड करेंगे। ओके, ऑलवेज पोर एसिड इनटू वाटर, हमेशा अम्ल को जल में डालेंगे फॉर डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आपने एसिड में पानी डाल दिया तो एकदम से आपका एसिड स्प्लैश कर जा सकता है, बाहर को आ सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जल में आप अम्ल को डालेंगे धीरे धीरे। ओके, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न भी होगी तो पानी ही बाहर निकलेगा, अम्ल नहीं निकलेगा। ठीक है, डू नॉट यूज क्रैक्ड ग्लास अपरेटर सच एज बीकर फॉर हीटिंग पर्पस। जब भी आपको हीट करना है तो बीकर ऐसा नहीं लेंगे जो क्रैक्ड होगा, जिसका ग्लास क्रैक हो रखा है, ऐसा यूज नहीं करेंगे। बी केयरफुल वाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, जब भी टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है उस समय। द टेस्ट ट्यूब शुड नेवर पॉइंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, कभी भी टेस्ट ट्यूब का मुंह आपकी तरफ को नहीं होना चाहिए, और टुवर्ड्स योर नेबर्स, और आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो उसकी तरफ को भी उसका मुंह नहीं होना चाहिए वाइल हीटिंग और एडिंग अ रिएजेंट। तो टेस्ट ट्यूब में जब भी कोई चीज ऐड कर रहे हो या कोई भी चीज को हीट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में, तो उसका जो फेस होगा टेस्ट ट्यूब का वो दूसरी आपके ऑपोजिट साइड्स में होना चाहिए। ऑपोजिट साइड में भी आपको देखना है उधर को कोई व्यक्ति ना हो। ठीक है ना, एंड डू नॉट हीट बीकर और चाइना डिश डायरेक्टली ऑन फ्लेम, ऑलवेज मेक यूज ऑफ वायर गॉज। ठीक है, क्या कहा गया है, कभी भी आपको बीकर और चाइना डिश को डायरेक्टली फ्लेम पर गर्म नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जब वायर गॉज है आपके पास तो उसी का आप लोग प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर आप कोई भी वेसल रखेंगे। बी केयरफुल इन स्मेलिंग केमिकल्स और वेपर्स, जब भी प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होता है, कई सारी केमिकल्स की स्मेल लेनी होती है, गंध से पता करना होता है कि किस प्रकार की गंध इसमें आ रही है। तो वो गंध लेते टाइम भी आपको, सूंघते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज फैन द वेपर्स जेंटली टुवर्ड्स योर नोज। आराम आराम से आप उसकी स्मेल लेंगे, ऐसे नहीं कि एकदम से नाक ले गए उसके पास। ओके, तो ये सारी आपकी क्या है, सावधानियां हैं जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम बरतनी है और इनका ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है लैब में। ठीक है ना, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी क्लास में कौन कौन से आपके पास प्रैक्टिकल हैं, देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके आपको मिश्रणों को पृथक करना है। ओके,
सेकेंड है केमिकल रिएक्शंस। आपने अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है और किस प्रकार से कोई केमिकल रिएक्शन होती है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है, इसमें आप लोग अंतर देखेंगे। और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, किसी भी मिश्रण के जो घटक हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे, यानी उनमें भी अलग अलग विधियों का प्रयोग करोगे आप लोग सेपरेट करने के लिए, तो वो भी पढ़ना है यहाँ पर, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। इसके अलावा डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सॉल्यूशंस, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे तो उनके बीच में भी अंतर स्थापित करना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का आइस पॉइंट, बर्फ का आपका मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि गलनांक जिसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का आपको क्वथनांक देखना है यहाँ पर। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है आपके पास, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था गोल्ड फॉइल पर, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जिनको कहा जाता है, तो वो किस प्रकार की होती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रैक्टिकल है आपके पास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा टू स्टडी द चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड ऑन हीटिंग, ओके, टू स्टडी द चेंजेस इन द स्टेट, आपको अध्ययन करना है किसका, स्टडी द चेंजेस इन द स्टेट, यानी जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसकी स्टडी करनी है, वो भी किसकी, सब्लिमेशन की, आपका सब्लिमेट सॉलिड ऑन हीटिंग। तो किसी सॉलिड को ऊर्ध्वपातित करना है गर्म करने पर, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टडी होगी। एंड प्रिपेयर अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फर का आपको कोलाइडी विलयन बनाना है। एंड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो उसकी प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टू शो दैट गैसेज आर रेडिली कंप्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर नॉट, ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ पर देखना है। यानी आपने पढ़ा था कि संपीड्यता जो होती है वो गैसों की बहुत अधिक होती है और द्रवों की आपकी कम होती है बहुत, तो वो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे कि कितना आपका कंप्रेसिबल है गैस और लिक्विड, ओके। तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आने वाले सेशन में हम इन्हीं में से एक प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। तब तक आप ये सारा पढ़ लेंगे क्योंकि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इनसे हम जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो आसान रहेगा आपके समझने में भी, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में एक बेसिक आइडिया लिया है लैब का, कि आपकी लैब कैसी होती है और क्या क्या उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए पहले ही, और कॉमन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने देखे कि हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं जो साइंस में आपकी केमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत आएंगी। इनमें से ही कोई एक प्रैक्टिकल हम आने वाले सेशन में लेकर चलेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।